राजनीति किसी भी देश की हो, उसमें कुछ तत्व हमेशा, कुछ कारक, कुछ घटक, कुछ कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, वो हमेशा सक्रिय होते हैं। कोई राजनीति दैवी नहीं होती है। कहीं भी नस्ल होती है, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो डोमिनेंट होती हैं, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो पराभूत होती हैं। कहीं वर्ण व्यवस्था होती है, जातियां होती हैं, कहीं समुदाय होते हैं, उनके परस्पर संबंध होते हैं, और उन सब की अंतर क्रिया से जो एक राजनीति बनती है वह होती है। राजनीति एक ऐसा टर्म है, आप सब जानते हैं कि अब सबने पढ़ा होगा पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर, फुकुयामा का। जब आधुनिकता आई, कहां से आई? उसी फ्रांस से आई जहां परसों कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर इसी आतंकवाद ने वो तबाही की है कि आज हम सब रो रहे हैं। हिंसा का ऐसा मंजर वहां सामने आया कि हम सब जानते हैं। उसी फ्रांस में हुई थी 1789 में क्रांति, और वहां से जन्म हुआ था आधुनिकता का और डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और अभी मैं कहता हूं लोकतंत्र के 3 नारे थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनमें से एक थी जो सिविल लिबर्टीज के अंदर आती थी। नारे थे फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। ये 3 नारे थे डेमोक्रेसी के। और कोई राजनीति डेमोक्रेसी को रिफ्यूज करती है, रिजेक्ट करती है, वो राजनीति नहीं है, वह बर्बरता है, तानाशाही है, और वही है फांसीवाद सबसे पहले राजनीति को रिजेक्ट करता है। फांसीवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब कोई एक नस्ल, कोई एक जाति, कोई एक मत अपने प्यूरिटनिज्म को, अपनी शुद्धता को, अपने सुप्रीमेसी को, अपने अहंकार को सबके ऊपर थोपती है, जो उसको नहीं मानता उसको मारती है, उसकी आवाज को रोकती है, वह होता है फांसीवाद। और फांसीवाद का पहला लक्षण यही है। फांसीवाद क्या करता है? फांसीवाद क्या करता है? फांसीवाद को समर्थन मिलता है। इनसे मिलता है, उन ताकतों से जो जानती हैं कि इससे आने से हमें लाभ होगा। मैं शायद थोड़ा सा गुस्से में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैंने यह लौटाया, कालगोली की हत्या हुई थी 30 अगस्त को। मैं अपने गांव में था, और गांव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में है। मुझ पर आरोप वामपंथियों ने लगाया कि मुझको कम्युनिस्ट कहते हैं, मैं संघी हूं, और कम्युनिस्ट कहते हैं मैं संघी हूं, संघी कहते हैं मैं कम्युनिस्ट हूं, कांग्रेसी कहते हैं मैं भाजपाई हूं, भाजपाई कहते हैं मैं कांग्रेसी हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं लेखक हूं। और लेखक वह होता है जो वही अंतिम आदमी होता है जिसकी बात गांधी ने की थी। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो, मैं अशोक जी, मजा आ रहा है मुझे। मैं आज वो पढ़ रहा था अमर उजाला। आप अनिश कपूर को जानते हैं। शायद भारत जब बंबई में पैदा होने वाला एक ऐसा शिल्पकार है, स्कल्पचर, जिसकी आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे बड़ी ख्याति है। उसने स्टेनलेस स्टील से कितनी बड़ी कलाकृति पैदा की है, आप जाकर के देखिए शिकागो में। बीन, बादल का बीज, आप देखेंगे तो लगेगा जैसे बादल का कोई बीज होता है जो धरती पर उतर रहा है, वो हमारे देश का है। हमें गर्व होता है कि हमने इसी देश में ऐसे कलाकार पैदा किए। उसने क्या किया कि यह सब जब देखी घटनाएं उसने कि दाभोलकर मारे गए, कालबुर्गी मारे गए, हम सबको धमकियां दी गई, गालियां दी गई। एक दलित लेखक ने वहां बुद्ध दगा देती है और आपका जिस्म बहुत आक्रामक होता है, यह हो रहा है। तो उन्हीं अनीश कपूर के बारे में आज उठा करके पढ़िए अमर उजाला। किसी संगठन ने, पता नहीं क्या नाम है उसका, कोई हिंदुत्व संगठन है, उसने कहा 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है उसकी जीभ काटने के लिए। लेकिन लिखा है कि वह ब्रिटिश लेखक है। वो लेखक है ही नहीं। अनीश कपूर शिल्पकार है, मूर्तिकार है। ये वो लोग हैं जो मूर्तिकार, संगीतकार, शिल्पकार, पेंटर, एक्टर, डायरेक्टर, किसी का फर्क नहीं जानते। उनको ये लगता है कि मोदी का विरोधी है, मोदी का समर्थक है, ये हिंदुत्व का विरोधी, हिंदुत्व का समर्थक है। इनका राष्ट्र क्या है? मैं सिंपली पूछना चाहता हूं, इनका राष्ट्र है क्या? ये लोग जो विवाह का निमंत्रण पत्र होता है, उसमें जो संस्कृत का एक श्लोक लिखा रहता है, उसको पढ़ के कहते हैं हम संस्कृत जानते हैं। संस्कृत में डिस्टिंक्शन है। इनको हिंदी का एक वाक्य लिखना नहीं आता है। ये हिंदी को क्लेम कर रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, कहते हिंदू तो हमारा है। हु आर यू टू क्लेम एवरीथिंग? यू आर क्लेमिंग द होल नेशन, यू आर क्लेमिंग लैंग्वेज, यू आर क्लेमिंग होल लिगेसी।
यह एक ऐसे पतन का, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का, यह धूर्तों और पाखंडियों का दौर। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज साफ पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी के मूर्ति का पैर पड़ रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि यह बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है, क्या वो सच बोल रहे थे? ऑरवेल का पढ़िए डबल स्पीक। क्या उनको जब वो पैर छू रहे थे उनको गोडसे की याद नहीं आई थी? किसी जिसमें पैर छू रहा हूं उसको इसी राष्ट्रवाद का नाम लेकर के एक सनकी जातिवादी आतंकवादी ने उनको मार डाला था। उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपिता है, आप राष्ट्रपिता की हत्या कर रहे हो, कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं। इतना बड़ा विरोधाभास। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, अगर उसको सुनो पाखंडी कह रहे हैं। आप शालीनता की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जरा भाषा का बोल लेना तो यार। अरे सुन लो भाई। सर आप शांत हो जाओ। सुनो कम से कम काम से तो ठीक सुनो। अरे शांत हो जाइए, चलिए उनको सुन तो ले भाई साहब। सुन लीजिए महाराज। बड़े भाई आप बैठ जाइए, कृपया शांति रखें, कृपया शांति। अरे आप बैठे सर, आप कृपया बैठे, कृपया बैठ जाए नीचे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए प्लीज, बैठाइए। अरे आप नहीं है। नहीं ये भाई प्लीज सभी लोग सर सारे लोगों से सर प्लीज सर प्लीज मुझे लगता है सर जो हो गया शांत हो गया। सर प्लीज जो लोग, अगर हम लोग सुने, कम से कम अपनी बात को तो सुने, है ना? सुन के, और ये शोर प्लीज, ये एक बात और भी है कि आज वही हो रहा है जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अभी बहुत सारे जितने भी सत्र चल रहे हैं, मतलब विधानसभा लोकसभा के, वो वैसे ही समाप्त हो रहे हैं। हमारे पास उतने पैसे शायद नहीं है, हम लोग उतने समृद्ध लोग नहीं हैं, हमारे पास कोई सरकारी पैसा नहीं है कि हम इस पैसे को बर्बाद करें। हम सुने और विचारों से ही अगर हम, और शायद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उदय प्रकाश जी हो, चाहे बरतरिया साहब हो, चाहे जो भी व्यक्ति है, मुझे लगता है कोई इतना ज्यादा व्यग्र होकर नहीं बोल रहा है। तो अगर हम उसका विरोध करें, जो लोग भी हैं, विरोध करने का सबको है, सब सारे लोगों को है, लेकिन इस तरह से हम बात को बंद कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज आप सभी लोगों को, मैं सर आपका भी सबको अधिकार है, क्वेश्चन का है, लेकिन इस तरह से अगर हम बात को बंद कर देंगे, अगर 10 लोग एक साथ बोलेंगे, 10 लोग अच्छा एक काम कीजिए, आप 10-20 शब्द बता दीजिए जो नहीं बोलना है। सर डिसाइड करोगे यार। राकेश जी प्लीज आपको भी सर, ऐसे हम कोई भी व्यक्ति देखें, हम लोग फिर वही बात, राकेश जी हम फिर यही बात बोले हैं, हम बहुत अगर तेज जी सर बोलेंगे।
आपको तो भूल ही गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या है देखिए कि ये तो आप मानेंगे कि उसने का वातावरण है और डर है, और वो डर अचानक पैदा होता है उन लोगों के द्वारा पैदा किया जाता है जो नहीं जानते कि साहित्य क्या है। एग्जैक्टली। और कभी कभी देखिए साहित्य में व्यंजनाएं होती हैं और गालियां भी होती हैं। जब कभी उसने लिखा होगा उन गालियों की एक दिशा होती है, अगर वो उस तरफ से आए तो वो व्यंजना है, इधर से आए तो इंटॉलरेंस हो जाती है। ठीक है, बोलो कबीर ने ऐसे ही मत लिखे हैं। सर 2 मिनट सुन लें फिर अपने क्वेश्चन करें ना। मैंने अभी सब लोग अपने अभी क्वेश्चन देखिए मैंने कल लिखा या शायद आज सुबह लिखा कि जो समय हमारे समय अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में बता देता हूँ कि जो समय होता है वो अपने भीतर एक विचित्र किस्म के पैराडॉक्स है, विरोधाभास को हमेशा संजोए रखता है। एक फुटबॉल स्टेडियम था वेम्बले, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का संभाषण हो रहा था। कैमरून खड़े थे और बहुत बड़ी, हालांकि 90,000 का स्टेडियम था, वो कैपेसिटी का 55,000 लोग आए थे, भरा पूरा था, खूब तालियां पिट रही थी। और एक दूसरा फुटबॉल स्टेडियम था फ्रांस में, पेरिस में, नेशनल फुटबॉल स्टेडियम। 2 फुटबॉल स्टेडियम थे, एक में यह आयोजन हुआ, दूसरे में गोलियां चल रही थी, आतंकवादी जो कहते हैं उन्हीं का हमला हो रहा था। एक क्वींस पैलेस था, राजरानी का, हमारी भूतपूर्व महारानी का, एलिजाबेथ का राजमहल था जहां भोज था। और दूसरी तरफ पेरिस में छोटे मोटे होटलों में लोग परिवार के साथ खाना खा रहे, मार डाले गए। एक गाना यहां चल रहा था जिसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आया मैं हसीनों आ गया, ये गाना चल रहा था। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कंसर्ट चल रहा था संगीत का, जिसमें 129 लोग मार डाले गए संगीत सुनते हुए। मेरा यह कहना है, देखिए संगीत या गणित ये कला और विज्ञान के 2 सबसे विकसिततम रूप हैं। संगीत जब आप कहते हैं तो आप कभी शब्दों पर बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, राजनीति शब्दों पर केंद्रित होती है। कला का ये लक्ष्य होता है वह संगीत बन जाए, कविता का लक्ष्य होता है, कहानी का लक्ष्य होता है वह अंत में उस बिंदु तक पहुंच जाए जहां सब कुछ संगीत हो जाता है। और समाज का भी लक्ष्य होता है कि वो संगीत की तरफ में समरसता आ जाए। तो जो संगीत को सुन रहा होगा उसकी हत्या करना मतलब नाद में डूबे हुए व्यक्ति की हत्या करना है। यानी नाद में कौन रहता है? आप ध्रुपद गाते हैं, कहां से शुरू करते हैं? ओम तोम से शुरू करते हैं। नाद ब्रह्म है, आप उनको मान रहे हो तो आप ब्रह्म की हत्या कर रहे हैं। आप एक कलाकार की हत्या कर रहे हैं तो आप ब्रह्म की हत्या कर रहे हैं। जिस दिन आप यह जान जाएंगे आप किसी भी राजनीति के हिस्सेदार नहीं रहेंगे, ना आपको मोदी नजर आएंगे, ना आपको नेहरू नजर आएंगे, ना आपको मुलायम सिंह नजर आएंगे, ना आपको अमित शाह नजर आएंगे। कोई भी सच्चा कलाकार या सच्चा लेखक, यकीन मानिए, इन छोटे मोटे क्षणभंगुर प्राणियों को लेकर के न कभी सोचता है न लिखता है, लेकिन चिंता समझे समाज की होती है, पर्यावरण की होती है। मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, आज शायद कुछ देर के बाद टर्की में G20 समिट पूरा होगा और G20 समिट में बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ औद्योगिक साझेदारी करने के लिए, विकासशील जो देश है उनके विकास के लिए किसी समझौते पर पहुंचेंगे। अगर आप मुझसे पूछें, एक भारत के गांव में रहने वाले, और आज जिस पीढ़ी के आप लोग हैं, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं जिस पीढ़ी में बहुत बड़ा हूं। अमित शाह जी ने कहा है 60 साल के बाद संन्यास, मैं 60 साल से ऊपर हो चुका हूं, सन्यासी मान लीजिए। तो क्या मेरी मांग होगी? मेरी मांग ये होगी कि उद्योगों को बुलाओ, मेक इन इंडिया करवाओ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट पर है, पर्यावरण पर है। और बहुत सारे देशों में एक कोशिश है, तमाम युवाओं की कोशिश है कि जब यह लोग जाएं तो बड़े विकसित देशों से जो हर जगह पर अपने उद्योग भेज रहे हैं उनसे हर्जाना मांगे कि तुम जो हमारे हवा को प्रदूषित कर रहे हो, हमारे ऊपर जो तुम सारा अपना उच्छिष्ट पटक रहे हो, उसके लिए हमें रुपया, हमें डॉलर दो। यानी अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो सिर्फ सोना बेच करके ही नहीं बनाया जा सकता। भारत विकसित देशों से अपना हर्जाना भी मांग सकता है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जिंदा रहना है। हम तो चले जाएंगे 5-7 साल के बाद, रहेंगे आप लोग, आपके बच्चे रहेंगे, संतानें रहेंगी। क्या इस हवा में रह पाएंगी, इस पानी में रह पाएंगे?
तो क्या यह चिंता भी है इस देश के को अपना राष्ट्र मान करके सबको समाप्त कर देने वालों को? मेरा पूछना ये। तो जो लेखक होता है या कलाकार होता है, यकीन मानिए, क्यों कहा था रोना बात ने कि वह प्रॉफिट होता है? अगर आप उसको पैगंबर मानेंगे, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, बहुत सारे लेखक अपने जाति के प्रतिनिधि हैं, अपने धर्म के एजेंट हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के काडर हैं, लेकिन यकीन मानिए हर लेखक ऐसा नहीं है, और इसीलिए हर बार लेखक ही दंडित होता है, कलाकार ही मारा जाता है। और यही बात है कि आपको लेखक की बात तो नागवार गुजरती है, लेकिन जब पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे को पिशाच, भूत, तांत्रिक, ठग, चोर ये सब कहते हैं तो आप खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। लेखक को आप कमजोर पाते हैं, खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। लेखक तो बद्ध है, एक भूमिका है आपके समाज का, जिंदा है, जैसे तितली जिंदी रहती है। आप तितली को मार करके वीर बनेंगे क्या? आप किसी मच्छर को मार करके क्या बहादुर बनेंगे? तो मेरा कहना है कि सम्मान करिए जो आपके देश का सबसे बद्धतम, सबसे अशक्त, सत्ताहीन, अकेला जो लेखक है, कलाकार है, उसकी रक्षा करिए, उसको धमकाइए। जिस दिन उसको धमकाएंगे, उसकी आवाज बंद करेंगे, आपको अपने ही अत्याचारों का पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो यह आत्मान्वेषण, यह आत्मावलोकन, इसका विवेक आपके भीतर होना चाहिए। वरना मैं तो तुलसी की माला पहन के आता हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं सांप्रदायिक भी नहीं। और मेरा आधा परिवार क्रिश्चियन है, ईसाई है। मेरे परिवार में कोई व्यक्ति एक जाति के नहीं है। मेरी पत्नी दूसरी जाति की है। मेरा आधा परिवार क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक है। मैं तो हिंदू भी नहीं होती, तो मैं हिंदू हूं। आप सबको निकाल बाहर करोगे क्या? ऐसा क्यों होता है कि A.R. रहमान इस्लाम कबूल कर लेता है? कुछ आपने सोचा है कि आपके धर्म के भीतर जिस वर्ण व्यवस्था को आप लगातार मजबूत बनाए रख रहे हैं, वह वर्ण व्यवस्था मुश्किल से 5 या 7% लोगों के शासन पर टिकी हुई है। पूरी संस्कृति पर, साहित्य पर, चेतना पर उनका अधिकार है। आप कब तक इनको गुलाम बनाए रखेंगे? कब तक सोचेंगे सेना के जरिए, मीडिया के जरिए, कॉर्पोरेट कैपिटल के जरिए आप सबको दबाएंगे? नहीं होगा ऐसा। यकीन मानिए, भारत एक महासमुद्र है मानवता। असंख्य नस्लें यहाँ आई हैं, असंख्य मत यहाँ आए हैं, असंख्य जातियां यहाँ आई हैं, असंख्य खान पान के सब रीति रिवाज यहाँ आए हैं। और इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है सभी को कि यह बुद्ध और गांधी का देश है। तो बुद्ध क्यों बाहर गए यहाँ से? किसने बाहर किया? बुलाइए उनको, आने दीजिए। अम्बेडकर ने तो कहा था कि वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है। तो मेरा कहना बस यही है, और मैं अंत में यही निवेदन करूंगा। मैं तो आ गया हूं, मैंने इनको मना किया। यह चलेश्वर महादेव मंदिर है और इनके पिताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने सारा अपना जमीन, जायदाद, संपत्ति सब त्याग करके बैठे हुए हैं उसके ऊपर। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं इसको आयोजन? समय ऐसा है कि यहाँ सहिष्णुता बची नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अशोक जी भी आ रहे हैं, नयनतारा सहगल भी आ रही हैं, इरफान हबीब भी आ रहे हैं और के सच्चिदानंदन भी आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अशोक जी आ रहे हैं तो मैं आऊंगा, क्योंकि उनको मैं बहुत मानता हूँ। जब मेरा व्यक्तिगत संबंध है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, तो नहीं करना चाहिए इसे आयोजन। मैं निवेदन करता हूँ। और भविष्य में किसी लेखक को इस तरह के पॉलिटिकल डिबेट या मुर्गा क्या कहते हैं, कॉक फाइटिंग मत बिठाइए, क्योंकि मीडिया का, टेलीविजन का वो एक कमर्शियल चैनल नहीं है जहाँ टीआरपी के लिए सब सारी चीजें होती हैं। वो बिठा लेते हैं 4-5, एक तरफ आरएसएस को बिठा लेंगे, एक तरफ बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, और एक लेखक को बिठा देंगे, और फिर वो लड़ेंगे आपस में और बैठकर सब तमाशा देखेंगे। और सिद्ध होगा कि जो एंकर है वो सबसे बड़ी जानकार है, क्योंकि उसी के हाथ में। इस तरह का मत करिए, इसको रोक दीजिए और लेखक को लिखने दीजिए। आप पढ़ सकें तो, ना पढ़ना हो तो कम से कम आप राजनीति में जाइए। लेखकों के बारे में बोलिए ही नहीं तो न छुइए उनको। किसी ने कह दिया कलबुर्गी क्यों मारा गया? कलबुर्गी ने कुछ नहीं लिखा था। एक तो देखिए वकालिंगा में एक ऐसा कंजर्वेटिव, ऐसा रूढ़िवादी मतवाद है जिसका वो विरोध कर रहे थे। बचपन का एक संस्मरण कोट कर दिया था। किसी ने बिना सोचे कि यह किसी का दूसरे का उदाहरण है, इसको उनके ऊपर लगा दिया और मीडिया तो आप जानते हैं। आज ही उसने दिखाया है कि कहां पे महाराणा प्रताप सेना है कोई महाराष्ट्र में, वो गोडसे का शौर्य दिवस मना रही है। तो बहुत सारी चीजें मीडिया करती है।
और मीडिया भी मैन्युफैक्चर करती है बहुत तरह की साम्प्रदायिकता को, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को, बहुत तरह के तनाव को। तो मीडिया को भी संदेह करिए, आप लेखकों को क्यों संदेह करते हैं?